इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क साध के जो है अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। तो आज के फ़ोन इन का हमारा लिए जो नंबर रहेगा वो है 01744221322। किसान भाई फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है गेहूं की बिजाई में आधुनिक कृषि यंत्रों का महत्व व उपयोग। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी, तकनीकी सहायक उप कृषि निदेशक कार्यालय कुरुक्षेत्र से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं विनोद भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फोन इन। सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन मंगलवार है और दिन मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम फ़ोन इन लेकर आए हैं। और फ़ोन इन कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो है गेहूं की बिजाई में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश कुमार जी को। डॉक्टर साहब, जो है धान की कटाई के बाद जो है खेत खाली पड़े हैं, तो खेतों में जो है गेहूं की बिजाई का सही समय क्या है? विनोद जी, आपको नमस्कार और किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। विनोद जी, सबसे पहले तो जो खेत खाली हैं और उनमें बिजाई का समय जी, जब खेत जो नई भी खाली हैं तो भी बिजाई का समय तो वही रहेगा। बिल्कुल जी। ठीक है। तो आमतौर पे 3 तरह के हम हैं कि मध्यम, पहले अर्ली, फिर मध्यम, फिर लेट सोन वैरायटीज। वैरायटी अगेती मध्यम समय की और पछेती जी, वो उनके मैच्योरिटी के समय के अनुसार दिन फिक्स करे होते हैं। और उसमें अगर हम समय की बिजाई की बात करें तो नवंबर का पहला सप्ताह बिल्कुल मुफीद माना जाता है जी। अगर आंकड़े ये भी बताते हैं कि भाई अगर 15 नवंबर के बाद जो बिजाई करें जी, तो फिर मध्यम बिजाई का समय शुरू हो जाता है। इसलिए जो उचित समय है वो है नवंबर का पहला सप्ताह जी। और डॉक्टर साहब, जो अब गेहूं की जो बिजाई कर रहे हैं उसमें गेहूं की बिजाई का सही तरीका कौन सा है? जहाँ तक अब तरीके की बात है विनोद जी, इसमें आज के समय में जी तो ये देखना है कि फाने जो खड़े हैं हाँ, उनका साइज जी, और जो खेत में गील है, जो मॉइस्चर है हाँ जी, उसकी क्या दशा है, मिट्टी की क्या दशा है, मिट्टी का प्रकार क्या है। ये एक विस्तृत विषय है, इस पे अभी चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यही है बात करना चाहूँगा कि भाई इसमें जो मशीनीकरण है जी, उसका चुनाव कैसे हो हाँ, या मशीनों की ज़रूरत और मशीनों की क्रोनोलॉजी, यानी मशीनें कैसे शुरू हुई जी। क्योंकि हमारा पुराना जो किसान था वो तो एक हड़ाई करता था उसकी बैलों के साथ जी जी, फिर उसके बाद उसको जैसे जैसे समय गया उसके बाद उसने अपनी हैरो छोटी प्रयोग करनी शुरू कर दी जी। फिर वो आ गया, छोटी हैरो छोड़ के बड़ी हैरो पे आ गया, फिर ट्रैक्टर आ गए जी। ट्रैक्टर आने के साथ फिर और बड़ी हैरो और बड़े फाड़े वाली हैरो शुरू होगी जी। फिर समय के साथ टिलर का उपयोग शुरू हो गया जी जी। फिर टिलर के बाद
ड्रिल शुरू हो गई। शुरू हुई जी, ठीक है। ड्रिल के बाद फिर जब बत्तर ज़्यादा या जिन जगह बारिश का पानी लेट सूखता है वहाँ के लिए फिर जीरो ड्रिल आ गई जी। यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो मशीन ने आई वो थी टाइम मैनेजमेंट, और समय के साथ बदलती रही। और दूसरा इसका जो छुपा हुआ पहलू था वो ये था कि वे किसान समय बचाने लग गया इससे। समय बचा तो उसने दूसरी फसल तीसरी फसल के रूप में तीसरी फसल लेनी शुरू कर दी जी। क्योंकि हमारा जो परंपरागत किसान था वो तो उस सिस्टम में दो ही साड़ी और सावणी दो ही फसलें ले पा रहा, ठीक है जी। अब समय की जरूरत है, लोगों का पेट भरना था, अनाज की भी आवश्यकता थी, तो मशीनों की इजाद हुई, मशीनें उपयोग में आई, उपयोग में आने से तीसरी फसल भी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन है। हेलो मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं बलदेव सिंह बोल रहा जी। क्या नाम बोला जी, पर दोबारा बोलना। बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हो जी? सारसा से बोल रहे हैं। सारसा से, अच्छा। क्या प्रश्न है जी आपका? ये पूछ रहे थे कितना कणक ड्रिल से चलेगी या रोटावेटर से, डॉक्टर साहब से बात करनी थी किस तरह। ठीक है, हम समझ गया मैं आपका सवाल। भैया आप छिट्टे से ही बोना चाहते हो? मैं छिट्टे से तो बोना चाह रहा हूँ, ड्रिल वाला अपना घर खाता नहीं, किराया पे जाना पड़ता। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे तो अब तो सरकार ने गांव-गांव में CHC या यंत्र बैंक भी स्थापित कर रखे हैं। आपके गांव में भी स्थापित कर रखा होगा जरूर, क्योंकि हर गांव में एक यंत्र बैंक है, वहां से आप किराए पे भी ले सकते हो। लेकिन चलो, अगर आप वो सुविधा नहीं लेना चाहते तो आप छिट्टे से बिजाई करना चाहते हैं तो आप अपना वत्तर देखें। अगर वत्तर ठीक है, हाँ वत्तर ठीक है तो हफ्ता लग जाएगा। तो क्या आपने जो आखिरी पानी दिया था? हाँ, पानी आखिरी प्लेवा कराया था जी। हाँ, तो वो काम आ जाएगा। आप उससे अपना खेत तैयार करके और अपना बिजाई कर लेना। फानों का हिसाब देख लेना, फाने कितने बड़े हैं। आजकल कणक भी चल रहे हैं जी, कणक के तो वैसे ये आज का सवाल नहीं है, लेकिन हमें तो किसानों की भलाई के लिए काम करना है, मैं बीच में बता देता हूँ। बाकी वैसे आज का ये है नहीं मौजूद। चलिए, अब पिछली वैरायटी जो 2963 थी वो अब रिप्लेस हो गई है, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कि 2963 में बीमारी आनी शुरू हो गई थी। एक पिछली बार DBW 187 आई थी, उसका झाड़ बहुत अच्छा आया है, पिछले 3 साल से आई हुई है ये वैरायटी भी। और 1124 है, ये हरियाणा की सरकारी दुकान पे मध्यम अवधि की है। DBW 90 है, ये मध्यम अवधि की है। 725 वैरायटी समय की है, अगर आप 10 तारीख तक बोना चाहें तो 725 है। और 3086 है। मैं इसीलिए छोटे नाम बता रहा हूँ, अगले नाम इसलिए नहीं बता रहा कि नंबर से आप याद रख लोगे। 725 है, 3086 है, ये समय की बिजाई की है और हरियाणा के जो बीज केंद्र हैं उन पे उपलब्ध है आज की डेट में। इसके अलावा जो नई वैरायटियाँ आई हैं, पिछले साल आई और इस साल आई, 303 आई है, करनाल की वैरायटी है, वो उन्होंने ऑनलाइन बेची थी। 332 आई थी, 222 है, 327 है और 187। ये बिल्कुल नई वैरायटियाँ हैं जो पिछले साल या इस साल ही लॉन्च हुई हैं। और 187 का पिछले 2-3 साल से आई हुई है, उसका हमने झाड़ देख लिया, बहुत अच्छा झाड़ है, 65 मन तक, 70 मन भी ली है। आपके पड़ोस में जडोड़ा गांव है, वहाँ 68 मन तक की भी रिकॉर्ड करी गई है। ठीक है जी। बलदेव सिंह जी, उम्मीद आपकी जो है समस्या का समाधान हुआ होगा। आपका फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो है आप बात कर रहे थे गेहूं की बिजाई का तरीका, हाँ सही तरीका, तो ये सवाल भी तरीका से जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन मैं क्रोनोलॉजी की सारे ही कवर कर देता हूँ ताकि भाई कोई भी किसान का सवाल अधूरा न रह जाए। वो जो सुन रहे हैं वो सारे सबकी समस्या एक में ही हल हो जाए। उसके बाद समय के साथ फिर जीरो ड्रिल आई जी। जीरो ड्रिल के बाद फिर जब ये कंबाइन हार्वेस्टिंग शुरू हुई तो फिर मशीनें भी बड़ी जरूरत पड़ने लगी। फिर हैप्पी सीडर आ गया जी।
वो 3-4 साल हैप्पी सीडर भी लोगों ने उपयोग किया, लेकिन वो इतना सफल नहीं पाया गया, क्योंकि उसमें जो फाने बड़े थे ना, वो किसान को 2 आदमियों के पीछे लग के उन फानों को हटाना पड़ता था। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ इसीलिए जी। फिर उसको इम्प्रूव किया, फिर आ गया रोटावेटर। रोटावेटर 5-6 साल खूब चला और आज भी चल रहा है, उपयोग में है, खूब है। लेकिन रोटावेटर की भी ये हुआ कि भाई जमीनें सिल्ट बननी शुरू हो गई, इकट्ठी होनी शुरू हो गई, हार्ड पैन आना शुरू हो गया रोटावेटर के कारण। फिर अब 19-20 में सुपर सीडर आया जी, डिस्क टाइप सुपर सीडर। उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए जी। और अब जो 21-22 में 2 साल बाद फिर सुपर सीडर आ गया, जिसके दोनों साइड में फाड़े वो उसके हैरो की तरह से तवे लगे हुए हैं। वो पूरा कामयाब है। और जहाँ तक मैं आज सुपर सीडर की बात करूँ, सुपर सीडर जिला कुरुक्षेत्र और करनाल में 80% से ज़्यादा खेतों में सुपर सीडर से बिजाई होने की पूरी हमें आशा है कि इस पर सुपर सीडर पूरा उपयोग में लिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सुपर सीडर का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर सरकार कोई अनुदान भी दे रही है? हाँ जी, सरकार गेहूं बिजाई के उद्देश्य से नहीं, लेकिन फानने की समस्या से निजात डालने के लिए, क्योंकि लोग फिर एक प्रैक्टिस है जलाने वाली, ये एक बुराई है। हम अपनी धरती माँ को जलाते हैं, हमारे बच्चे भी ये अपील करते हैं कि हमारे लिए क्या छोड़ के जाओगे, जमीन तो खराब हो जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण होता है, कई जगह जान माल की हर साल नुकसान होता है। हाँ, तो इसके लिए सरकार ने इसको एक बुराई मानते हुए इसका अभियान चलाया और सुपर सीडर पे भी सब्सिडी दी है। एकल किसान जिसने पहले अप्लाई किया है अक्टूबर के उसमें सितंबर में या अगस्त के महीने में, उसको 50% अनुदान पे हम सुपर सीडर दे रहे हैं। और पिछले 17-18 से हम लगभग सारी ऐसी मशीनरी कृषि विभाग हरियाणा सब पे सब्सिडी दे रहा है। एकल किसान को 50% दे रहा है। और अगर कोई सोसाइटी बनाई थी पिछले साल तक तो उस पर 80% अनुदान था। इस बार भी जो गांव में आपकी सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव वाली जो सरकारी, जिससे लोग बीज खाद वगैरह लेते हैं, वो इस साल उनको भी 80% अनुदान पे हम यंत्र दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अगर जो है, और इसके साथ एक और बात मैं किसान भाइयों को अवगत करा दूं, कई बार किसान ये सोचता है कि पता नहीं सब्सिडी मिलेगी या ना मिलेगी। इस बार और पिछले बार जिस किसी भी किसान ने जो भी यंत्र हमें अप्लाई करा, हमने सब किसानों को वो यंत्र दी। यानी जिसने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया उसको सबको दे दी, सबको दे दी। इस साल की भी अगले महीने तक हम उनके खाते में पहुंचा दें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कि जो बिजाई में हम आधुनिक कृषि यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल हम क्यों करें? आधुनिक कृषि यंत्र कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जब तक तो इससे कंबाइन हार्वेस्टर से जीरी की कटाई, धान की कटाई नहीं होती थी तब तक तो उद्देश्य अलग था। लेकिन तब तक तो एक ही उद्देश्य था कि समय की बचत और उस समय का सदुपयोग, बीच में दूसरी फसलें लेने के लिए, आमतौर पे सब्जियों की फसलें। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जब ये कंबाइन हार्वेस्टर के फानने समस्या बननी शुरू हो गई, तो फिर एक उद्देश्य और हमारा जुड़ गया कि भाई फानों को कैसे मैनेज करना है। इसलिए मशीनीकरण बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि फानने बिना मशीनों के और कोई उपाय नहीं है उनको मैनेज करने का। या अगर आग है और आग के नुकसान उससे बहुत ज़्यादा है। ज़मीन की अवस्था ख़राब हो जाती है, फिजिकल कंडीशन ख़राब हो जाती है। जिस ज़मीन से हमने हमारे पुरखों ने कमाया खाया, हमारा पेट भरा, आगे हमारे बच्चों का भी पेट भरना है, हम उसको ख़राब किसी भी कीमत पे होने नहीं देना चाहते। इसलिए मशीनों के 2 उद्देश्य हो गए, एक समय की बचत, किसान की आय में बढ़ोतरी, और दूसरा फानों की मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन किसान भाइयों के लिए मौसम की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार मौसम की जानकारी और ले लें। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 83 और 40% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 4 नवंबर तक मौसम
आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान हवा की गति सामान्य रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है, तो किसान भाई आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई और गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका कृपया फायदा उठाएं। साहब, आपने जो मशीनीकरण का फ़ायदा बताया कि एक तो जो है इससे हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, यानी कि जो हम आग लगाते हैं तो वो उसका बचाव है, उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण प्रदूषण से भी जो है बचे है, और साथ में समय का भी सदुपयोग हो जाए और आय में वृद्धि हो। हाँ, आय में बढ़ोतरी, क्योंकि किसान तीसरी फसल लेने लायक हो रह जाता है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जो पुरानी विधि थी हमारे, इस तरह छिट्टा विधि थी या दूसरी विधि थी, उसके अलावा अब हम जब मशीनीकरण कर रहे हैं तो इससे उपज पे भी कोई फर्क है डॉक्टर साहब? यानी कि जो एक बिल्कुल एक निश्चित दूरी पे जो बीज बिल्कुल ये जो ड्रिल का कंसेप्ट है, आज हरियाणा और पंजाब की अगर बात करूँ, जो देश के अग्रणी उत्पादक दोनों राज्य हैं, जो केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं, जो इस देश के हर जन जन का पेट भरने का काम कर रहे हैं, जी जी, वो मशीनों के आधारित खेती करने से तो शुरू हुआ जी। और ड्रिल से उचित दूरी पे बीज, हाँ, और उचित दूरी पे उसकी खाद, और जिस अवस्था में उसको खाद मिलनी चाहिए उस अवस्था में खाद जी। तो ये उसके ड्रिल के तो प्रयोग किए गए, और ड्रिल से ही तो ये लक्ष्य फायदे हुए। और डॉक्टर साहब, एक और जो है, जिस तरह जो है फाना कटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल करने के बजाय अगर सीधा हम जो है इसमें सुपर सीडर इस्तेमाल करें तो उसका ज़्यादा फायदा है, पहले फाना कटर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा? नहीं, फाने कटर तो आप अगर जितना पैसा फाने कटर में लगाओगे जी, उतने ही सरकार ने आपको बेनिफिट दे देना है जी। 1000 रुपये एकड़ तो हम दे ही रहे हैं, और फाने अलग बिकते हैं जी डॉक्टर साहब। नमी के हिसाब से फाने 140 रुपये से लेके 230 रुपये 240 रुपये क्विंटल तक बिक जाते हैं। जी जी। लेकिन अगर हम सुपर सीडर से उनको मैनेज करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो सुपर सीडर के उपयोग से फाने मैनेज हो जाते हैं। और हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार जी, मैं इंद्रराज जी, गाँव नागौल नियर रदौर। राजवीर जी? इंद्रराज। हाँ जी। इंद्रराज जी, प्रश्न कीजिए, आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न जनाब ऐसा है जी, सुपर सीडर की बात चल रही है इस टाइम। जी जी। सुपर सीडर का सिस्टम देखा यार ना, पिछले साल बुआई थी जी जी। इसकी अगर स्टापलिंग थोड़ी ज्यादा खोल देंगे ना जी, किराएदारों का तो अपना पता ही है, ऐसा भी सोचा मेरी लोड कम पड़ा, ट्रैक्टर तेल कम खाएगा। हाँ हाँ। तो रोटावेटर तो कम हो जाएगा जी आगे से, और पीछे जो फाड़े हैं जहाँ गेहूं गिर रही, खाद गिर रहा, वो बहुत गहराई में चले जाए जी जी। तो बहुत कम नाच जाम गया जी, पिछले साल बड़ा दुख होया। देखो जी, अगर उसमें ये गाँव में सिर्फ एक आदमी के पास है, दूसरे के पास किसी का है नहीं, ना लेने की मत, किसी की छोटे ट्रैक्टर में चल देगी निशान जी। जहाँ तक लेने की हिम्मत है उसमें तो अब आपके गांव में के सरकार का बैंक जो कि यंत्र बैंक है वो स्थापित है कि नहीं, इसका मुझे पता नहीं, पता कर। हाँ, तो हाँ, अच्छा। जहाँ तक टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफ़र होती है, यानी कोई भी यंत्र आता है वो पहले प्रयोग किया जाता है, फिर उसके फ़ायदे नुकसान देखे जाते हैं, उसके हिसाब से तो सुपर सीडर आज अब हम मान लें कि इस साल 80% से ज़्यादा क्षेत्र सुपर सीडर के अंदर आएगा। तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब तो ये कामयाब है। हाँ, अब रही आपकी व्यक्तिगत जिस आदमी ने सुपर सीडर आपके खेत में चलाया, क्या उसने लिफ्ट पे हाथ रखा था, ये देखना था। क्योंकि हाँ, आगे से आप ध्यान रखें भी, लिफ्ट पे हाथ नहीं सुपर सीडर की जरूरत पड़ती, क्योंकि 11 क्विंटल वजन होता है सुपर सीडर में, ठीक है ना। तो लिफ्ट पे हाथ ना रखें, वो सीधा जमीन पे टिका के चलाए, कोई इस तरह
तरह की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप, मैं ये मानता हूँ कि भाई आपने अपना जो अनुभव शेयर किया, इससे हजारों किसानों को इसका फायदा मिलेगा, और जो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि भाई सुपर सीडर भाई आपका जमाव पूरा होता है, अगर गील पूरी है तो पूरा होता है, लेकिन अगर गील भी थोड़ी कम रह जाए तो उसमें पहले हैरो चलवा लें जी। तो समझदार किसान, हमारा कृषि विभाग चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, मैं भी, मेरे को भी आपने लगभग 50 प्रोग्राम में सुन लिया होगा, मेरे से ये लोग कहते हैं कि भी कोई अपील करनी है किसान से, मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई जो भी अपने खेत में काम करवाओ, करना तो छोड़ दो, काम करवाओ, चाहे वो स्प्रे भी कराओ, अपनी हाजिरी किसान सुनिश्चित करे खेत के ड्योड़ पे खड़ा होके, करने वाले ने काम करना। हाँ, आप अपने खेत में इस बार करवाओ सुपर सीडर से, उसको कोई जमीन पे टिका के कर भाई लिफ्ट पे हाथ ना रखे, अगर उसमें गील कम है तो उसमें पहले हैरो फिरवाओ, एक फिरवाओ, दोसर करवाओ। हाँ, आपने मतलब इसका जो लेवल है, देखो अब आपने, हाँ, देखो अब आपने 25, हाँ, देखो अब आपने, मान गए ना, आप खुद भी कितने सियाने किसान हो, तो इस प्रोग्राम, हाँ, देखो मेरे से ज्यादा तजर्बा आपको है, आप तो हर तरह के खेत में काम करते हो, मैं तो 4 खेत देख लूंगा सीजन में, 8 देख लूंगा, तो जनाब ये सारा शब्द आप कही है जी। तो हमारे यहाँ कभी जवाहरलाल के टाइम में क्या हुआ था जी, चलो ये तो वो आएगी लाल बहादुर शास्त्री जी, वहाँ बाहर से बीज ले, आप लोगों को बाहर लेके खा कर ले, ये वो देना जी आ गया। चलो ये आपकी बड़ा मेहरबानी। बाकी ये है कि भी सुपर सीडर में ये ध्यान रखे, अगर आपको किसान को गील कम लगती है, मान लिया उसने जीरी कटाई और कटाने के टाइम पड़ गया बीच में, कटाने के बाद उसने देखा भी गील कम हो गया है, वो 1 बाई करवा ले उससे, हैरो से 2 भी करा ले, और ध्यान रखे उसकी गहराई का, 3 इंच से ज्यादा गहराई ना छोड़ने दे, 2 से 2.5 इंच। वैसे तो जो सियाना बाई करने वाला है ना, एक्सपर्ट है जो, उसको 100 रुपए फालतू वो इसीलिए लेता है, लोग 2200 में भी कर देते हैं, 2000 ले लेते हैं, 2500 भी रेट है, करनाल जिले में 2500 का रेट है आज की डेट में। तो वो जो मान लिया कि एक आदमी 2000 ले रहा है, दूसरा 1800 ले रहा है, अगर वो सियाना है ना 2000 वाला, तो 200 रुपए यहाँ देने चाहिए, मेरी अपनी राय है। हाँ, ये ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इंदिरा जी, खुद को नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, नहीं, नॉलेज अपने आप आ जाएगी, जब 2 बार अपने खेत पे खड़ा होएगा ना, वो अपने आप नॉलेज ले लेगा जी। इंदिरा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जनाब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक और इसमें जो है, जैसे गेहूं की फसल की बुआई हो जाएगी, उसके बाद फिर दवाइयों का छिड़काव है, स्प्रे है, तो स्प्रे खातर भी कोई आधुनिक यंत्र है जिसमें जो है छिड़काव करने वाले की भी जान का बचाव है, यानी उसमें भी कुछ आधुनिक करना है? मैं मैकेनाइजेशन के आधार पे बता सकता हूँ। वैसे तो ये आज का मौजूद मैकेनाइजेशन है, लेकिन स्प्रे नहीं है। स्प्रे पे एक अलग प्रोग्राम हम करते हैं केंद्र के माध्यम से, जब स्प्रे का समय आता है। लेकिन अब इसमें जो वीडीसाइड का स्प्रे होता है, इसमें गेहूं में पेस्टिसाइड का बहुत कम होता है। धान में पेस्टिसाइड ज्यादा होते हैं, इसमें वीडीसाइड ज्यादा। तो वीडीसाइड में फ्लैट फैन नोजल से ही वीडीसाइड का स्प्रे होना चाहिए। ये जो स्प्रे हम किसान लोग हायर करते हैं आजकल, अपने करने वाले तो बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं, वो नोजल में पिन लगा के नोजल खोल लेंगे, बदमाशी कर लेंगे, टाइम कम से कम लगे। हाँ, सिर्फ वो ये इंश्योर करेंगे फ्लैट फैन नोजल होनी चाहिए, ताकि एक सार बूंद गिरे बिल्कुल वीडीसाइड की, सारा एरिया बराबर कवर हो जाए। अब तो 4 वाली, 2 वाली, 4 वाली, 6 वाली भी नोजल आई हुई है। एक ही स्टिक पे 6 नोजल, 4 नोजल, 2 नोजल भी लगी हुई है। उनका नुकसान कुछ नहीं है, बस शर्त यह है कि वो फ्लैट फैन नोजल होनी चाहिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें चलते चलते आप और किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी तो बात कही है कि जिस तरह अब किसान भाई का फ़ोन आया था कि जो है आधुनिक तकनीक तो आई है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का सही ज्ञान भी होना चाहिए कि किस तरह उसको इस्तेमाल करना है। तो इसके बारे में चलते चलते और क्या आप किसान भाइयों को बताओगे? देखिए, जो मशीनीकरण है उसके कितने फ़ायदे हुए हैं जी, सारे फ़ायदे ही गिनवाए हैं। हाँ जी, लेकिन कोई भी सिक्का है उसके भी 2 पहलू हैं, कोई भी इंसान है उसकी भी 2 साइड हैं, एक मुंह वाली एक पीठ वाली। बिल्कुल। तो जरूरी ये रहता है कि अगर आप ईमानदारी है, आपके अंदर थोड़ी ईमानदारी इंसानियत, तो आप दूसरी पीठ वाली की भी बात करें जी। तो
यानी कि जो नुकसान है, हाँ, अब मशीनीकरण के जो कुछ नुकसान अनुभव किए गए हैं उससे ये है कि जहाँ जब हमारा एरिया सारा है गेहूं धान का, जी, जहाँ पे गेहूं धान फसल चक्रीकरण नहीं है वहाँ कोई समस्या नहीं आई मशीनीकरण से, जी। लेकिन गेहूं धान में ये हुआ कि जो हमारी जमीनें हैं। जी डॉक्टर साहब एक फ़ोन आया है। हेलो हेलो, जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? देव कुमार जी। अच्छा, क्या प्रश्न है जी आपका? प्रश्न जी, हम लोग तो सुपर सीडर से बोल रहे हैं। जी हाँ जी, हाँ बोलो। मैं भी सोच रहा भाई सुपर सीडर से बोले भाई, मान्य नहीं भाई, तो हम डब्बा होंगे, प्रयावा करेंगे और फिर होंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास समय है, आपकी जीरी पहले कट गई और आपने खेत अब तैयार कर लिया, प्लेवे का टाइम हो नहीं बढ़ गया। देखो जी, लास्ट कटी जी। अच्छा जी, आज लास्ट प्लेवा कर रहे, मतलब अब किले में लास्ट प्लेवा कर रहे। ठीक है, अगर आप लास्ट प्लेवा कर रहे हो तो आप समय से बिजाई तो फिर भी कर सकते हैं। 15 नवंबर तक आपका सारा तैयार हो जाएगा खेत। हमारा रेतला हो जाएगा। हाँ, कर सकते हैं। जब भी तो मैंने मशीनों की बात करी ना, अभी मशीन जो आदमी चुनाव करता है ना, वो अपने खेत की दशा भी देखे, बिल्कुल, अपनी मिट्टी की तासीर भी देखे। ठीक है, मतलब आप जिस भाई को पसंद नहीं है ना, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका होता है चौधरी साहब, आप आधा एकड़ ले लो उससे अपनी मर्जी से, भाई आधा एकड़ मेरे कहने पे छोड़ ले, 14 एकड़ आप अपने हिसाब से कर ले, 15 एकड़ नहीं भाई, 9 किले पे रखे। वही तो कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो अपने आप ही अगले साल उसके पास रिजल्ट आ जाएंगे, उसको पता लग जाएगा। ठीक है, मतलब आज 1 नवंबर हो गया जी। 1 नवंबर हो गया, तो अगर पछुआ हुआ चलती है तो 5 दिन में खेत तैयार, और उसके बाद तैयार कर लेगा। वो तो बीज कौन सा है? बीज मैंने 3-4 वैरायटी आपको बता दी है जो हरियाणा के केंद्र पे आज की डेट में उपलब्ध है। वो 725 है, 3086 है, और अगर आपने बाहर से लेना है तो DDW 187 उपलब्ध है। लेकिन अगर आपने पहले गोड़ा होता तो पहले अगर इस पे ध्यान दिया होता तो करनाल केंद्र ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बीज नई किस्मों के भी उपलब्ध कराए थे, जिसमें 303, 222, 327, 332 भी उपलब्ध कराए गए थे। और इसके साथ साथ कुछ कंपनियां प्राइवेट भी बीज बनाती हैं, लेकिन उसका आप फिर पक्का बिल वगैरह जरूर लेना। डॉक्टर साहब, आपने जो है सारे कार्यक्रम के बारे में इतनी अच्छी इस विषय के बारे में जो जानकारी दी, अगर समय हो तो मैं 2 मिनट वो कहना चाह रहा था कि भाई जैसे हमारी मिट्टी ना हार्ड पैन हो गया है। हाँ जी, हाँ। बार बार गेहूं धान करके ना, तो मैं किसान भाइयों को अंत में प्रोग्राम का समय इजाजत नहीं देता, तो ये है कि भी आप ना अगर कहीं हार्ड पैन हो गया तो एक चेजर आता है, एक फाड़ी का हल जिसको चेजर बोलते हैं, वो नाड़ियाँ सी बना देता है, पानी जमीन पीने लग जाती है, वो जरूर करवा लिया करें 2-3 साल में। और अगर और ही ज़्यादा समस्या तो पलटू हल मरवा के फिर उस पर सुहागा जो आजकल आया इलेक्ट्रॉनिक, वो यूज कर लिया करें। यानी कि पानी की मिट्टी की जो जब्त करने की ताकत वो बढ़ जाएगी और दोबारा से जान आ जाएगी मिट्टी में। डॉक्टर सतीश कुमार जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि किसान भाइयों को भी जो है बहुत फायदा मिला होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आपका भी धन्यवाद। क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और विनोद भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।